नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में चलिए एक एक करके रुक कर लेते हैं तीनों अहम खबर की ओर। जहां सबसे पहले जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वो है इसरो को लेकर के। जहां आपको बता दें कि साल 2026 में PSLV C62 इसरो का पहला मिशन था। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 15 सैटेलाइट लेकर लौटा था, लेकिन सैटेलाइट तीसरे चरण के बाद अपना रास्ता भटक गया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर रहने वाली है जहां पर जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे को लेकर के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किया है और इस दौरान दोनों ने भारत जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया है। तीसरी और आखिरी बड़ी खबर रहने वाली है ट्रंप को लेकर। देखिए, ईरान में जारी हिंसक प्रोटेस्ट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है ईरान ने, और इसको लेकर ट्रंप के द्वारा चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी में क्या कहा गया है ट्रंप के द्वारा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इस खास पेशकश में इन्हीं 3 खबरों पर बनी रहेगी नजर लगातार हमारी। पहली खबर भारत इसरो को लेकर के, दूसरी खबर जर्मन और भारत के समझौते को लेकर के, वहीं तीसरी खबर ट्रंप की ईरान को चेतावनी को लेकर के रहने वाली है। एक एक करके तीनों खबरों की ओर करेंगे रुख। तो जर्मन चांसलर का ये भारत दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी जोर दिया जाएगा। इस खास पेशकश में हम जानकारों से भी जानेंगे ये खबर कितना खास। आगे बढ़ते और बात अपनी पहली खबर की कर लेते हैं। इसरो का साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV C62 फेल हो गया। रॉकेट सोमवार सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 15 सैटेलाइट लेकर के लॉन्च हुआ था। मिशन का मकसद था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 9 अन्वेषा और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करना। लेकिन देखिए, यहां पर PSLV C62 तीसरे चरण के बाद अपना रास्ता भटक गया और इसके बाद रॉकेट को डेटा मिलना बंद हो गया। इसके बाद इसरो चीफ ने बयान जारी कर दिया। इसरो चीफ ने बताया तीसरे स्टेज में दिक्कत आई और दिशा में परिवर्तन हो गया। डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, जो भी अपडेट आएगा इस पर बताया जाएगा। ये भी जानकारी दे दें कि लॉन्च किए गए 15 सैटेलाइट में से 7 हैदराबाद स्थित ध्रुवा स्पेस ने बनाए थे। बाकी 8 सैटेलाइट फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और यूके के थे। यह लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा अहम थी, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने PSLV मिशन में इतनी बड़ी हिस्सेदारी की थी। PSLV C62 मिशन के साथ PSLV रॉकेट अपनी 64वीं उड़ान पूरी करने वाला था। PSLV अब तक 63 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है। यह दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहनों में गिना जाता है। इसी रॉकेट से चंद्रयान 1, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। इसीलिए यह काफी ज्यादा खास था और दुनिया की नजर इस मिशन पर थी। हालांकि देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से ये लॉन्च पूरा नहीं हो पाया, जिस पर हालांकि सबकी नजर इस वक्त बनी हुई थी। अब जरा इसको और विस्तार से हम समझते हैं, क्या वजह रही, कहां चूक हो गई, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम समझेंगे कि आखिरकार कहां चूक हुई। देखिए, इसरो का ये नया मिशन था। मिशन का नाम क्या था? PSLV C62 मिशन। ये मिशन था यहाँ का, इसरो का ये नया मिशन था। जहां आपको बता दें PSLV C62 मिशन था ये। वहीं आपको बताते हैं लॉन्च की तारीख क्या थी? 12 जनवरी 2026 सुबह 10:18 IST से ये लॉन्च हुआ था। एक एक करके तमाम इसरो के इस नए मिशन के बारे में हम जानते हैं। कहां से ये लॉन्च हुआ था ये आपको बता देते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। सुबह 10:18 का समय निर्धारित था इसके लिए। वहीं आपको बता दें मुख्य सैटेलाइट EOS N1 अन्वेषा इसरो का ये नया मिशन था, जिसको सफल करने की पूरी कवायद यहां पर साइंटिस्ट की थी। हालांकि मुख्य सैटेलाइट की अगर बात कर ली जाए तो EOS N1 अन्वेषा जो है मुख्य सैटेलाइट इसमें था। उद्देश्य क्या था ये भी हम समझते हैं।
रणनीतिक निगरानी, सुरक्षा को मजबूत करना, ये उद्देश्य था। तो इसरो का ये जो नया मिशन था, इसका उद्देश्य क्या है ये जानना भी जरूरी है। इसका उद्देश्य था कि रणनीतिक निगरानी हो, सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना हो। और सुरक्षा को इससे कैसे मजबूती मिलेगी ये भी हम समझते हैं। इसको सुरक्षा से काफी ज्यादा मजबूती मिलने वाली थी और इस मिशन से आपको बता दें कि काफी ज्यादा खास रहने वाला था, क्योंकि इस मिशन के जरिए ही कोशिश की जा रही थी यहां पर कि किस तरीके से सुरक्षा कवच को बढ़ाया जाए, बिना दुश्मन को यहां पर पहचान मिलते ही, बिना दुश्मन को पता लगते ही इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाने वाली थी। तो इसरो का ये जो मिशन था ये बेहद ही खास मिशन था और इस मिशन की पूरी तैयारी इसरो के द्वारा काफी लंबे वक्त से की जा रही थी। जहां आपको बता दें इस मिशन के बारे में एक बार और विस्तार से आपको तमाम जानकारी देते हैं कि कैसा ये मिशन था, क्या ये मिशन था, क्या उद्देश्य था, क्या खास था। देखिए सैटेलाइट क्या है, ये एक हाइपर स्टेलर इमेजिंग सैटेलाइट है। इमेजिंग सैटेलाइट इसे हम क्यों कह रहे हैं ये भी अब आपको आगे समझाते हैं कि ये इमेजिंग सैटेलाइट आखिरकार क्यों है, ये अन्वेषा सैटेलाइट आखिरकार क्या है, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि इससे वो दिखता जो इंसानी आंखों से देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए ये सैटेलाइट बेहद खास था, सुरक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा खास था। रणनीतिक निगरानी और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना इस सैटेलाइट का काम था। इस सैटेलाइट की बात कर ली जाए तो प्रकाश की सैकड़ों तरंगों का विश्लेषण ये सैटेलाइट अकेले कर सकता था। प्रकाश, साथ ही साथ आपको बता दें अगर जाल के नीचे भी दुश्मन के टैंक छिपे होते तो उनको ये पकड़ सकता था। सीमा पर होने वाले अवैध गतिविधियों को ये तुरंत पहचान लेगा। घने जंगलों या फिर झाड़ियों में छिपे दुश्मन भी इससे पकड़े जाएंगे। तो सीमा सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सैटेलाइट था, जहां पर अगर घने जंगलों या झाड़ियों में माना जाए अगर दुश्मन छिपे होते तो ये उन पर भी निगरानी रखता, उन्हें भी पकड़ लेता। धरती से 600 किलोमीटर की ऊंचाई से ये निगरानी करेगा, इसीलिए यह सैटेलाइट महत्वपूर्ण था सुरक्षा की दृष्टि से। और अगर ये सैटेलाइट देखिए सफल परीक्षण यहां माना जाता तो इससे काफी कुछ फायदा पहुंचता नजर आता, रणनीतिक तौर पर, सुरक्षा के तौर पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा में भी इसका अहम योगदान होता। तो इसीलिए ये बेहद खास था ये सैटेलाइट। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसरो के द्वारा जो पूरी लॉन्चिंग थी, हालांकि माना जा रहा है लॉन्चिंग सफल रहा, लेकिन यहाँ पर अपना जगह जो है रॉकेट वहां ऑर्बिट में नहीं बना पाया, जिसकी वजह से ये असफल हो गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बाकी दो महत्वपूर्ण खबरों पर ध्यान देंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट सफा, हर रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए,
तब जरूरी है कैसी आवाज जो शोर नहीं और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चलिए रुक कर लेते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर चांसलर मर्ज भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की, जिसमें आपको बता दें कि भारत जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, स्किल, मोबिलिटी में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, हरित विकास और लोगों के बीच संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया। बातचीत केवल व्यापार पर तक सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति, सुरक्षा के मुद्दों पर भी जर्मन चांसलर के साथ गहन चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर के कड़ा रुख भी अपनाया है, जहां उन्होंने, आपको बता दें, इसे एक मानवता पर खतरा भी पीएम ने बताया है। इससे पहले दिन में पीएम मोदी और चांसलर मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पहुंचे थे। उनका स्वागत पारंपरिक गुजराती स्कार्फ और जश्न के माहौल में किया गया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम का दौरा कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने गांधी के जीवन, विरासत को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी देखी। जर्मन चांसलर ने विजिटर्स बुक में अपने विचार व्यक्त किए। पीएम मोदी और चांसलर मर्ज के बीच मुलाकात भारत जर्मनी रिश्तों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के प्रयास के तौर पर देखने को मिली है। देखिए, यह समझौता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जर्मन चांसलर का यहां आना कई तरह से यहां पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी बने हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। अजय जी, जियो पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका हर दिन हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और अब जर्मनी से जिस तरह की साझेदारी हुई है, ये और भी ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है भारत के। बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं, मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ऐसे वक्त में हुआ है और ये जर्मनी की पहली यात्रा है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी जिसे हम कह सकते हैं टैरिफ प्लान के जरिए, और वेनेजुला को लेकर जो कुछ भी हुआ, फिर ईरान को लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा, तो यूरोपियन कंट्रीज में एक असहजता है इसको लेकर, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। और जर्मनी जो है अब नहीं चाहता है कि वो अमेरिका की विदेश नीति के साथ चले या उसके साथ कोऑर्डिनेट करे। ये एक सबसे बड़ा वो है। दूसरा, चाइना को लेकर भी जो है अब वो चाहता है कि एक ऐसा देश उसको मिल जाए जो कि उसके साथ एक एडजस्टमेंट कर ले या एक सामाजिक सामंजस्य, बिजनेस सामंजस्य बैठा ले।
तो वो भारत को देखता है और एक बैलेंस करने वाले कंट्री के रूप में देख रहा है। बिल्कुल। और ये बहुत खुशी की बात है आज जर्मनी अगर ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम जिस तरह से सेमी कंडक्टर्स बनाते हैं, ग्रीन एनर्जीज में हम जा रहे हैं, ईवी व्हीकल्स में हम आगे आए हैं, एआई में भी हम तरक्की कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल बिल्कुल हर टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमूमन देखा जाए अजय जी तो हमारी पूरी कोशिश है कि कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस बीच अगर हम, क्योंकि लगभग $8 बिलियन का पनडुब्बी डील पर जो सहमति बनी है, जरा हम उसमें वापस आते हैं। सुरक्षा की बात लिहाज पर इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा खतरा है वो सुरक्षा को लेकर के ही है। और जब भारत के अंदर ये कोशिश की जाती है कि जर्मनी के से सहयोग के साथ जो है हम पनडुब्बी डील कर रहे हैं जिसको भारत में बनाया जाएगा, जर्मनी की पूरी सहभागिता इसमें होगी, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है पनडुब्बी में, लेकिन चीन के पनडुब्बी में और जर्मनी के पनडुब्बी में आकाश जमीन का अंतर है। देखिए पनडुब्बी को लेकर जो करार हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत जिस तरीके से एक न्यूट्रल मोड में था और हम अमेरिका को लेकर देखते हैं कि अमेरिका किन किन देशों के खिलाफ है, जो भी तो ऐसे में ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि वह अमेरिका की विदेश नीति के सामने या फिर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। और यूरोपियन कंट्रीज में जो असहजता थी और जो लोग उन्हें प्लानिंग्स की उसके तहत भारत एक ऐसे कंट्री के रूप में है जो जिसकी तरफ भी जाएगा, यानी कि हम यदि दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो दो कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक चाइना है और एक भारत है। हाँ। भारत चाइना के साथ तो जर्मनी के संबंध अच्छे हैं और भारत के साथ भी यदि वो संबंध इस तरह के बना रहा है तो ये एक खुशी की बात है। लेकिन अजय जी क्या सिर्फ अमेरिका के लिए जवाब है या अमेरिका से ज्यादा ये जवाब चीन के लिए है? क्योंकि चीन जो है पूरी कोशिश में रहता है कि कैसे भारत के बॉर्डर को क्रॉस कर दिया जाए, कैसे उसके बाजार पर कब्जा कर लिया जाए। तब जब ये पनडुब्बी बॉर्डर्स की रक्षा करेंगे, महासागरों की रक्षा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि साइलेंट किलर के तौर पर पनडुब्बियों को देखा जाता है, तब सीधा जवाब क्या चीन के लिए नहीं है? नहीं, ये सीधा जवाब मैंने कहा एक बैलेंस वाले मोड में है जर्मनी चाइना को लेकर, हमें कि वो खतरा नहीं मानता भारत को चाइना के लिए या चाइना को भारत के लिए। और यदि हम इस तरह के समझौतों की बात करते हैं, अनुबंधों की बात करते हैं, तो चाइना के साथ भी जर्मनी के संबंध अच्छे हैं, तो चाइना जर्मनी से नाराज भी हो सकता है कि आपने ऐसी डील क्यों की भारत के साथ में। तो मुझे जो लगता है कि ये सीधे सीधे जो है जो यूरोपियन कंट्रीज में जो दबाव बनाया है अमेरिका ने या जो अपनी टैरिफ के जरिए विदेश नीति, उसे एक असहजता है और दुनिया धीरे धीरे दो खेमों में बट रही है और लोग धीरे धीरे जो है अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि हाँ हम ये कंट्रीज अलग है, क्या रशिया है, जर्मनी है, इससे तो यही समझ में आता है। बाकी चाइना से हमारे संबंध सिर्फ अमेरिका को इसका कोई खासा फर्क पड़ता है, इस पर नजर नहीं आता। अमेरिका को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस वक्त। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया चैनल न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरी बड़ी खबर की ओर। 2025 तक नोबेल पीस प्राइज की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वॉर करने के मूड में नजर आ रहे हैं। साल शुरू होने के साथ ही उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया। अब उनकी नजर ईरान पर है। ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर उनकी तय की गई रेड लाइन को पार कर लिया है। बता दें कि ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यहां इंटरनेट बंद है, फोन सेवाएं बंद है, प्रदर्शनकारी भीड़ सरकारी इमारतों में आग लगा रही है, गाड़ियों को फूंक रही है, दुकानों बाजारों को तोड़फोड़ कर रही है। इन प्रदर्शनों के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे ईरान भर में 10,600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। द्वारा ये कहा गया है, ऐसा लगता है कि हद पार हो गई है। कुछ लोग जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था, उन्हें मार दिया गया है।
अगर आप नेताओं की बात करें तो मुझे नहीं पता कि वे नेता हैं या सिर्फ हिंसा के जरिए राज करते हैं, लेकिन हम और सेना इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बातें कही गई है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ अजय शर्मा जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। अजय जी, इस वक्त ईरान में विद्रोह की आग है और इस विद्रोह की आग को शांत करने की कोशिश किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, या राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश कर रहे हैं ये और भड़के? देखिए, जिस तरीके से आपने खुद ही उस बहुत ही कूटनीतिक संदेश को दोहराया है कि हम और विकल्पों पर गौर कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं जैसे पहलवी की बात हो रही थी, रजा पहलवी की, और वो अमेरिका समर्थक हैं या अमेरिका से समर्थन प्राप्त है और वो वापसी करेंगे, और जो तस्वीरें आई थी, एक महिला की तस्वीर जो सिगरेट पी रही है, पोस्टर जला रही है खामनेई का, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। और अमेरिका का ये कहना कि हम शुरू से कहता है हम दखल देंगे, हम वहां पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करेंगे, नई सरकार को भी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 2 दिन में, 3 दिन में, जो भी है, कुछ दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि अमेरिका इंटरफेयर करेगा और वहां पे एक नई सरकार होगी। तो अजय जी, माना जा सकता है इतिहास फिर दोहराएगा, ट्रंप की दखल अंदाजी जो है एक बार फिर देखने को मिलेगी। और इससे पहले वेनेजुएला, अब ईरान, एक के बाद एक हर देश पर कब्जा करने की कोशिश ट्रंप की है। बिल्कुल, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में सहजता देखी जा रही है। जैसे अभी हम भारत में जर्मनी का चांसलर का दौरा देख रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को बांट रही हैं धीरे धीरे। और जिस तरीके से अमेरिका इस तरह के देशों के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, वहां पर एक अलग तरह की सरकार का गठन कर रहा है या बैठा रहा है, या अपने लोगों को बैठा रहा है, या खुद को, या अजय जी वो खुद को ही बैठा दे रहे हैं। ट्रंप एक्टिंग प्रेसिडेंट खुद को घोषित कर दिया है उन्होंने वेनेजुएला। ईरान में भी यही कवायद है कहीं, तो हो सकता है ये हमें देखने के लिए मिले। और अब जो लड़ाइयां हैं वो बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाएंगी, वो लड़ाइयां अब जो है आर्थिक व्यवस्था के आधार पर लड़ी जाएंगी। कि हम जैसे 500% टैरिफ की बात हो रही है, ईरान पर भी टैरिफ लगाए गए थे और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, खत्म हो गई, और वहां पर विद्रोह हो गया, जनता में संतोष हुआ, सड़कों पे प्रदर्शन हुए, और जो असंतुष्ट लोगों ने एक गुट बनाया और अमेरिका से समर्थन प्राप्त किया। तो हम देख रहे हैं कि अब जो है किसी भी देश से लड़ने के लिए हमें हमारे पास कितना पैसा है, हम अर्थव्यवस्था जरिए कैसे लड़ सकते हैं, AI कितना अच्छा है हमारे पास में। तो ये जो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, साइबर की स्पेस की लड़ाई है, ये बड़ी बात अजय जी आपने यहाँ पर बताई है। टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, साइबर की लड़ाई है, तो ऐसे में भारत खुद को कैसे सुरक्षित करे? क्योंकि हम देख रहे हैं वेनेजुएला हो, ईरान हो, हर जगह पर किस तरीके से इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है अमेरिका के द्वारा, और इंटरनेट कंट्रोल करने के बाद हमला किया जाता है, देश के अंदर ही विद्रोह की तस्वीरें नजर आती है। कई बार कहा गया है कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी, अपने साइट्स डेवलप करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी हाल ही में देखें, अपने CDS जो है अनिल चौहान का स्टेटमेंट था पुणे के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने दिया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। और ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि हमारा जो एयर स्पेस है उसको भेद नहीं पाए पाकिस्तानी सेना, और जबकि उनके पास में दूसरे देशों से आए थे, बहुत अच्छे इक्विपमेंट थे, टेक्नोलॉजी थी, इसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए हैं। कोशिशें हैं, और हमें लगता है कि ये वो समय है कि भारत को अपनी AI और साइबर सिक्योरिटी उस पर फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए। अदरवाइज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत मजबूत देशों की स्थिति भी देखिए कहां से कहां आ गई है, तो इसमें बहुत जरूरी है, जब हमें पता है कि क्या कुछ करने की जरूरत है, समस्या है, समाधान सब पता है, तो उस समाधान पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ये जरूरी है। अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हमने तीनों अहम खबरों की ओर रुख किया, और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।